हेलो। अगर आप मेरी वीडियो पहली बार देख रहे हैं तो मैं हूं कृति और मैं इस चैनल के माध्यम से यूजीसी नेट मैनेजमेंट से जुड़ी इनसाइट्स और उससे रिलेटेड एमसीक्यूज प्रोवाइड करती हूं। इससे पहले के वीडियोस में मैंने कई सारे डिफरेंट टॉपिक्स को डिस्कस किया है, जैसे कि स्ट्रैटेजिक मैनेजमेंट, फिनेंशियल मैनेजमेंट, कैपिटल स्ट्रक्चर, मैनेजमेंट कॉन्सेप्ट्स, एलिमेंट्स एंड द यूनिट्स ऑफ पार्ट 1। उनके लिए आपको डिस्क्रिप्शन में उनकी लिंक्स मिल जाएंगी। इस वीडियो में हम पार्ट 2 के टॉपिक्स को डिस्कस करेंगे। दीज आर ऑर्गेनाइजेशनल बिहेवियर, द सिग्निफिकेंस एंड थियरीज, एंड इंडिविजुअल बिहेवियर विच विल कंसिस्ट ऑफ पर्सनालिटी, परसेप्शन, वैल्यूज, एटीट्यूड, लर्निंग एंड मोटिवेशन। फर्स्ट ऑफ ऑल, व्हाट इज एन ऑर्गेनाइजेशनल बिहेवियर? तो ऑर्गेनाइजेशनल बिहेवियर एक डिसिप्लिन नहीं बल्कि एक इंटीग्रेटेड स्टडी है बिहेवियरल साइंसेस के 3 एस्पेक्ट्स की, विच इज़ साइकोलॉजी मतलब कि मनोविज्ञान, सोशियोलॉजी समाज शास्त्र और एंथ्रोपोलॉजी मनुष्य जाति का विज्ञान। ये सामाजिक विज्ञान की ऐसी शाखा है जिससे हम किसी भी ऑर्गेनाइजेशन के बिहेवियर की भविष्यवाणी, उसको समझने और उसकी नियंत्रण कर सकते हैं। इसमें बिहेवियर को 3 लेवल्स में समझते हैं: इंडिविजुअल, ग्रुप एंड ऑर्गेनाइजेशन। नाउ, ऑर्गेनाइजेशनल बिहेवियर की क्या है सिग्निफिकेंस? जैसा कि हम देख सकते हैं स्लाइड पर, इट इज क्रूशियल टू अंडरस्टैंड द ह्यूमन बिहेवियर टू कंट्रोल एंड डायरेक्ट बिहेवियर एंड फॉर द ऑर्गेनाइजेशनल अडैप्शन। ह्यूमन बिहेवियर एक ऐसा फिनोमेना है जो कई सारे फैक्टर्स पे डिपेंड करता है। इंडिविजुअल लेवल पे हम इंडिविजुअल यानी एक पर्सन के बिहेवियर को समझते हैं। इंटरपर्सनल लेवल पर हम किसी भी पर्सन के बिहेवियर को दूसरी पर्सन के साथ देखते हैं, जबकि ग्रुप लेवल पर हम किसी भी पर्सन के बिहेवियर को देखते हैं ग्रुप में, जैसे कि कैसे एक ग्रुप में वो पर्सन कैसा बिहेव कर रहा है। इंटर ग्रुप लेवल पे हम पर्सन के इंटरैक्शन बिटवीन 2 ग्रुप्स देखते हैं। नाउ, कंट्रोलिंग एंड डायरेक्टिंग बिहेवियर, इसमें आती है यूज ऑफ पावर एंड सैंक्शंस, लीडरशिप, कम्युनिकेशन, ऑर्गेनाइजेशनल क्लाइमेट। And the next significance is organizational adaptation. And we know that today our environment is changing, whether it is internal or external. In such case, change has become the new constant. So a manager needs to adapt them. Now we move on to organizational behavior theories. In this, the main theories that we will discuss today are classical theory, administrative theory, bureaucracy theory and neoclassical theory. Classical theories are also called as the foundation stones of systematic study of the organizations. इसमें आता है साइंटिफिक मैनेजमेंट थियरी। ये दिया गया है बाय फ्रेडरिक डब्ल्यू टेलर। इन्होंने काम के इफेक्टिव स्टैंडर्ड्स निकाले और साइंटिफिक मेथड डेवलप किया इनको इम्प्रूव करने का। नेक्स्ट आता है एडमिनिस्ट्रेटिव थियरी। इसको डेवलप किया है हेनरी फेयोल ने। इन्होंने 14 प्रिंसिपल्स ऑफ मैनेजमेंट डिफाइन किया है, विच आर डिविजन ऑफ वर्क, अथॉरिटी एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी एंड प्रिंसिपल्स। नेक्स्ट इज ब्यूरोक्रेसी थियरी। इसको डेवलप किया है मैक्स वेबर ने। ये फॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन को एक बेसिस या फाउंडेशन देता है। नाउ, नियो क्लासिकल थियरी ये फाइंड करता है कि क्या ऐसे सामाजिक फैक्टर्स है जो ऑर्गेनाइजेशन के काम को प्रभावित कर रहे हैं। इस स्टडी ने ये खोज की कि मानव के व्यवहार का कारण सिर्फ फिजियोलॉजिकल यानी शारीरिक वेरिएबल्स नहीं है। नाउ वी विल मूव ऑन टुवर्ड्स द इंडिविजुअल बिहेवियर, व्यक्तिगत व्यवहार। इसमें हम किसी भी व्यक्ति के काम, जवाब, प्रतिक्रिया और व्यवहार के बारे में डिस्कस करते हैं। As been written on the slide, individual behavior refers to the actions, responses, reactions and behaving ways of the individual in a particular position. And there are other definitions as well. Now, personality.
Now, individual behavior focuses on various aspects such as personality, perception, attitude, and values of the employees. So, we will understand what is personality. मतलब व्यक्तित्व क्या है? As we can see that personality refers to the enduring characteristics and behavior that comprise a person's unique adjustment to life, including major traits, interests, drives, values, self-concept, abilities and emotional patterns. व्यक्तित्व के कई सारे निर्धारक होते हैं जिन्हें हम कहते हैं डिटर्मिनेंट्स। तो इसमें आते हैं बायोलॉजिकल फैक्टर्स जैसे कि हेरिडिटी जो हमें अपने पेरेंट्स से आती हैं, ब्रेन एंड फिजिकल अपीयरेंस जैसे कि हाइट, वेट, कलर, ये सब, इन सब चीज़ों पे हमारा कोई कंट्रोल नहीं होता है। अगला है फैमिली एंड सोशल फैक्टर्स। चाइल्ड कैसे फैमिली कंडीशन में है, उसकी सराउंडिंग सोसाइटी कैसी है, कल्चरल फैक्टर्स मतलब कि वैल्यूज़, बिलीव्स क्या है हमें, सिचुएशनल फैक्टर्स उसकी स्थिति से स्किल्स, लैंग्वेज और नॉलेज को अक्वायर किया जा सकता है। नाउ वी मूव ऑन टू पर्सनालिटी मॉडल्स। किसी भी पर्सन के पर्सनालिटी को जानने के लिए कई सारे पर्सनालिटी मॉडल्स होते हैं जैसे कि टाइप ए एंड टाइप बी बिहेवियर्स। इसको मेयर फ्रेडमैन एंड रे रोजनमैन ने आइडेंटिफाई किया है। जैसा कि हम स्लाइड पे देख सकते हैं, टाइप ए पर्सनालिटी वो होते हैं जो वर्कोहॉलिक हो, मल्टीटास्कर हो, लीडरशिप क्वालिटी हो सो दैट कि वो चार्ज ले सके कि क्या करना है, एंटरप्रेन्योरियल हो। एंड टाइप बी बिहेवियर कूल एंड कंपोज्ड होते हैं। ये लोग क्वालिटी पे ध्यान देते हैं, इनकी थिंकिंग एबिलिटी काफ़ी स्ट्रॉन्ग होती है एंड दे फोकस मोर ऑन थिंकिंग rather than just going for it without having a thought of it. और ये काफ़ी सेल्फ कॉन्फिडेंट होते हैं। एंड देन देयर कम्स द बिग फाइव मॉडल। वी कैन रिमेंबर इट एज ओशियन। O for openness to experience, C for conciseness, E for extraversion, A for agreeableness, and N for neuroticism. Next is MBTI model, which is Myers-Briggs type indicators. इसमें आता है एक्स्ट्रावर्टेड वर्सेस इंट्रोवर्टेड। एक्स्ट्रावर्टेड वो होते हैं जो सोशल और आउटगोइंग हो एंड इंट्रोवर्टेड वो होते हैं जो शांत और शर्मीले हो। अगला है इंट्यूटिव वर्सेस सेंसिंग। इंट्यूटिव जो है वो अचेतन चीज़ों पे बिलीव करते हैं जबकि सेंसिंग व्यावहारिक चीज़ों पे विश्वास करते हैं। थिंकिंग वर्सेस फीलिंग। थिंकिंग पर्सनालिटी लॉजिक पे विश्वास करते हैं और फीलिंग टाइप पर्सनालिटी इमोशंस और वैल्यूज़ पे विश्वास करते हैं। जजिंग वर्सेस परसीविंग। जजिंग पर्सनालिटी अपने वातावरण को काफ़ी ऑर्डर्ड रखते हैं, मतलब अपने सराउंडिंग को काफ़ी ऑर्डर्ड रखते हैं, और परसीविंग वाले काफ़ी अविरल होते हैं। नेक्स्ट इज साइको एनालिटिक बिहेवियर थियरी। ये थियरी को दिया है सिगमंड फ्रॉइड ने। इन्होंने कहा कि इंसान जो है वो जिन फोर्सेस से मोटिवेट होता है वो अनदेखे या अचेत होते हैं और ये तीन चीज़ों से बनी होती है, आईडी इट, ईगो एंड सुपर ईगो। इट में जो मांगते हैं वो तुरंत चाहिए उन्हें, लाइक दे वांट दैट राइट नाउ। ईगो में लॉजिकल और कंसाइज पार्ट आते हैं पर्सनालिटी के, जबकि सुपर ईगो वैल्यूज एंड मोरल्स ओरिएंटेड होते हैं। नाउ वी मूव ऑन टू अंडरस्टैंड व्हाट इज परसेप्शन। इसमें इंसान अपनी संवेदी छापों को आयोगित अथवा उनकी व्याख्या करता है ताकि वो अपने आसपास के पर्यावरण को एक अर्थ दे पाए, which means that in this process, as we can see in the slide as well, that individuals organize and interpret their sensory impressions in order to give meaning to the environment. मतलब अपने पर्यावरण को एक समझ देना, उनको हम समझ पाए, उनको एक अर्थ देना।
परसेप्शन जो है वो एक प्रोसेस के थ्रू होता है, जैसे कि हम स्क्रीन में देख सकते हैं। इसमें पहले आती है परसेप्चुअल इनपुट, जैसे कि इवेंट्स, ऑब्जेक्ट्स, पीपल। फिर आती है परसेप्चुअल प्रोसेस। इसमें हम इनपुट्स को सेलेक्ट करते हैं, ऑर्गेनाइज करते हैं और इंटरप्रेट करते हैं। नाउ कम्स परसेप्चुअल आउटपुट्स। इन सारे प्रोसेस के बाद जो वैल्यूज, फीलिंग्स, ओपिनियन या एटीट्यूड आता है वो दिखता है हमें हमारे बिहेवियर में। दैट इज परसेप्चुअल आउटपुट। व्हाट वी behave, that is our output. Now we move on to attitude, value and learning. क्या है ये तीनों? एटीट्यूड एक तरीका है जैसे हम दूसरों को के साथ पेश आते हैं या बिहेव करते हैं। वैल्यूज़ एक बिलीफ है, एक आस्था है जो हमारे नज़रिए या एक्शंस में दिखती है। और लर्निंग एक प्रतिक्रिया है, एक प्रोसेस है जिससे हम कुछ सीखते हैं, चाहे वो नॉलेज हो या स्किल हो या इवेंचुअली एटीट्यूड हो। मोटिवेशन। द नेक्स्ट इन इंडिविजुअल बिहेवियर इज मोटिवेशन। मोटिवेशन आया है वर्ड मोटिव से, जो पर्सन के नीड, वांट या डिज़ायर को रिप्रेजेंट करता है। हम जो भी एक्शन करते हैं या हमारा जो एटीट्यूड होता है उसके पीछे का कारण होता है मोटिवेशन। It is the process of motivating individuals to take action in order to achieve a goal. इसमें कई सारे थियरीज होते हैं, हम इन सबको डिस्कस करेंगे। लेट्स मूव ऑन टू दैट। थियरीज ऑफ मोटिवेशन। मैस्लोज नीड हायरार्की थियरी। इसमें हम लोग 5 नीड्स के बारे में डिस्कस करते हैं। पहली होती है फिजियोलॉजिकल नीड, जिसमें बेसिक नीड्स आते हैं जैसे कि रोटी, कपड़ा और मकान। नेक्स्ट इज सेफ्टी और सिक्योरिटी नीड। जब हमारी फिजियोलॉजिकल नीड सेटिस्फाई हो जाती है, वी मूव टुवर्ड सिक्योरिटी। फॉर एग्जाम्पल, वी लुक फॉर इंश्योरेंस दैट गिव सिक्योरिटी इन टर्म्स ऑफ आवर हेल्थ एंड लाइफ। व्हेन दीज नीड्स गेट फुलफिल्ड, वी लुक फॉर सोशल नीड। इसमें आती है प्यार, स्नेह अथवा लोगों की स्वीकृति। उसके बाद आते हैं सेल्फ स्टीम नीड्स। इसमें आती है सेल्फ रिस्पेक्ट, सेल्फ कॉन्फिडेंस, अचीवमेंट, कॉम्पिटेंस एक्सेट्रा। नेक्स्ट इज सेल्फ एक्चुअलाइजेशन नीड। इन दिस पीपल लुक फॉर पोटेंशियल फॉर कंटिन्यूड सेल्फ डेवलपमेंट। दूसरी मोटिवेशन थियरी है हर्जबर्ग्स मोटिवेशन। इसमें हर्जबर्ग 2 फैक्टर के बारे में बात करते हैं, हाइजीन फैक्टर्स एंड मोटिवेशनल फैक्टर्स। हाइजीन फैक्टर्स उन कंडीशंस के बारे में हैं जिनके प्रेजेंस से एम्प्लॉय बहुत मोटिवेट तो नहीं होते, लेकिन इनके एब्सेंस से वो डिससेटिस्फाई ज़रूर हो जाते हैं, जैसे कि सबऑर्डिनेट्स के साथ रिलेशनशिप, सिक्योरिटी, सुपरवाइज़र के साथ रिलेशनशिप, सैलरी एक्सेट्रा। दूसरी है मोटिवेशनल फैक्टर्स। इनका जॉब के सेटिस्फैक्शन में पॉजिटिव इफेक्ट होता है और ये काफ़ी इंट्रिंसिक होते हैं, जैसे कि अचीवमेंट, ग्रोथ, एडवांसमेंट एक्सेट्रा। नेक्स्ट इज मैक्लेलैंड्स नीड थियरी। दिस टॉक्स अबाउट 3 पावर नीड्स: नीड फॉर पावर, नीड फॉर अचीवमेंट एंड नीड फॉर एफिलिएशन। नीड फॉर पावर में लोगों को पावर की बहुत ज़रूरत होती है। वो दूसरों को और अपने आसपास के इन्वायरमेंट को कंट्रोल करने की कोशिश करते हैं। नेक्स्ट इज पावर फॉर अचीवमेंट। इन दिस थ्योरी ऑफ हर्जबर्ग मोटिवेशन, जो लोगों की अचीवमेंट की नीड काफ़ी हाई होती है, वो चैलेंजिंग और रिवॉर्डिंग प्रोजेक्ट्स लेते हैं और टास्क को कंप्लीट करने से इन्हें काफ़ी सेटिस्फैक्शन मिलता है। नीड फॉर एफिलिएशन वाले लोग ऐसे ऑर्गेनाइजेशन को ज्वाइन करते हैं जहां वो सोशल ग्रुप बना सके, इंजॉय कर सके और उन्हें रिजेक्ट होने का कोई डर ना हो। नेक्स्ट इज एल्डरफर्स ERG थियरी। इसको क्लेटन एल्डरफर ने डेवलप किया है। इन दिस ही टॉक्स अबाउट 3 नीड्स: एग्जिस्टेंस नीड्स, रिलेटेडनेस नीड्स एंड ग्रोथ नीड्स। एग्जिस्टेंस नीड्स बेसिक और सिक्योरिटी नीड्स को फुलफिल करता है। रिलेटेडनेस नीड्स में सोशल नीड्स आते हैं, जैसे कि रिलेशनशिप, इंटरैक्शन एक्सेट्रा।
ग्रोथ नीड्स में इंडिविजुअल कई एफर्ट्स करता है ताकि वो उसे आसपास की पूरी क्षमता मिले। ये मैस्लोज नीड हायरार्की थियरी से रिलेटेड है। नाउ मैकग्रेगर्स थियरी एक्स एंड थियरी वाई। दिस इज रिलेटेड टू द ह्यूमन टेंडेंसीज टुवर्ड्स वर्क एंड मोटिवेशन. This is developed by McGregor, in which he makes two sets of assumptions, theory X and theory Y. Theory X में एम्प्लॉयज़ अपने काम को नापसंद करते हैं और उसको अवॉइड करना चाहते हैं। वो रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ नहीं लेना चाहते, वो खुद से टास्क परफॉर्म नहीं कर पाते हैं, इसलिए इनको सुपरविजन में रखा जाता है। एंड थियरी वाई के एम्प्लॉयज़ अपने काम को इंजॉय करते हैं, वो रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ लेते हैं और उन्हें बाखूबी निभाते हैं और ये जानते भी हैं। दे हैव नीड फॉर सेल्फ एक्चुअलाइजेशन एंड सेल्फ स्टीम. दैट्स ऑल फॉर नाउ. नाउ वी मूव टुवर्ड्स द MCQs. आई सजेस्ट यू ऑल कि आप पेपर और पेन ले लें. मैं जैसे हम क्वेश्चंस पढ़ेंगे तो आप उन्हें पढ़ के आंसर लिखें, सो दैट कि जब हम नेक्स्ट स्लाइड में उनका आंसर देखें तो आप उसे मैच कर पाए कि क्या आपका आंसर और करेक्ट आंसर मिल रहा है या नहीं. फर्स्ट, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ ब्रॉडर क्लासिफिकेशन ऑफ मोटिवेशन. ये 2018 में पूछा गया था. फर्स्ट ऑप्शन इज पॉजिटिव मोटिवेशन, नेक्स्ट इज मॉनिटरी मोटिवेशन, नेगेटिव मोटिवेशन एंड यूनिटरी मोटिवेशन. सेकेंड क्वेश्चन, ये भी 2018 में पूछा गया था. चूज करेक्ट कोड फॉर फॉलोइंग स्टेटमेंट्स. इसमें दो स्टेटमेंट दिए हुए हैं और ऑप्शंस में इनके कोड्स से हमें बताया गया कि कौन सा सही है कौन सा नहीं. तो हम स्टेटमेंट पढ़ेंगे और उनके बेसिस पर हम ऑप्शंस देखेंगे. असर्शन विच इज ए, एटीट्यूड डेवलप्स ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम. रीजन आर, attitudes are specific whereas values form a broader and more encompassing concept. और इनके ऑप्शंस है A is correct, B is not. A is correct, B is correct and A is not. Both are correct and the last is both are incorrect. Now let's move towards the answers of this. For first, the answer is unitary motivation, and for second, both of them are true about the attitude. Third question, which is not an element of motivation according to Vroom's vector valency theory. ये भी 2018 में पूछा गया है और इनके ऑप्शंस है इन्वॉल्वमेंट, इक्विटी, इंस्ट्रूमेंटालिटी एंड एक्सिस्टेंस. चौथा क्वेश्चन जो कि 2018 में ही पूछा गया था, इसमें भी पहले की तरह दो स्टेटमेंट दिए गए हैं, असर्शन और रीज़न, और इनके बेसिस पर ऑप्शंस दिया गया है. तो असर्शन ए कहता है, अंडर स्ट्रेसफुल सिचुएशन अ पर्सन इज अनेबल टू लिसन एंड अंडरस्टैंड द मैसेज करेक्टली. रीज़न आर, ड्यूरिंग स्ट्रेसफुल सिचुएशंस द साइकोलॉजिकल फ्रेम ऑफ माइंड चेंजेस and the message gets distorted due to the beliefs, experiences, values of receiver of the message. And the options are both are correct and R is the correct explanation of A. Next, both are correct and R is not a correct explanation of A. A is correct and R is not. And the last is R is correct and A is not. Hope so आप क्वेश्चन समझे हो, आंसर समझे हो और आपने अपने तरीके से उसका सही आंसर लिख लिया हो. तो अब देखते हैं उसका आंसर क्या है. थर्ड का आंसर है इंस्ट्रूमेंटालिटी और फोर्थ का आंसर है कि दोनों सही है और R जो है वो बिल्कुल सही एक्सप्लेनेशन है A का. फिफ्थ क्वेश्चन, Neoclassical organization theory emphasizes on which of the following. ये 2017 में पूछा गया है. नियोक्लासिकल थियरी आपको याद होगा, हम लोगों ने पढ़ा है पहले की स्लाइड्स में. इसमें ऑप्शन है फ्लैट स्ट्रक्चर ऑफ ऑर्गेनाइजेशन, टॉल स्ट्रक्चर ऑफ ऑर्गेनाइजेशन, कोऑर्डिनेशन ऑफ हायरार्की एंड यूनिटी ऑफ कमांड.
सिक्स्थ क्वेश्चन जो 2016 में पूछा गया है, इसमें 2 स्टेटमेंट दिए गए हैं जैसे कि पहले में हमने देखा, और उनमें हमें ऑप्शंस दिया गया है। पहला स्टेटमेंट ए कहता है reinforcement plays a central role in learning process, और रीजन कहता है कि reinforcement strengthens the response preceding it and induces repetitions of response. The options are both are correct, A is correct, R is correct, explanation of A is correct, R is not, and both are incorrect. Now let's move towards the answers. For fifth, the answer is flat structure of organization. मतलब जो neoclassical organization theory है, ये organization के flat structure पे emphasize करता है. और सिक्स्थ क्वेश्चन का आंसर है A is correct and R is the correct explanation of A. That's all for today. प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब सो दैट कि ये वीडियो को हम और ज़्यादा लोगों तक पहुंचा पाए जो भी यूजीसी नेट मैनेजमेंट की प्रिपरेशन कर रहे हैं या उन्हें मैनेजमेंट से जुड़ी इनसाइट्स चाहिए. सो थैंक्स फॉर यू ऑल. दैट्स ऑल फॉर टुडे.